अच्छा जी, तो पिछली वीडियो में हमने पिछली दो वीडियोस में, या आप इस तरह बोलते, पिछले लेक्चर में हमने कॉलम का इंट्रोडक्शन पढ़ा फुल डिटेल के साथ, उसकी टाइप्स पढ़ी, लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट क्या होती है, ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट क्या होती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कंसेंट्रिक कॉलम क्या होता है, कंसेंट्रिक कॉलम का डिज़ाइन किस तरह से होता है, इक्वेशन वगैरह, मैकेनिक्स, एसीआई की जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो सब कुछ हमने पढ़ के उसके बाद हमने एग्जाम्पल सॉल्व की, और उस एग्जाम्पल के बाद फिर हमने एक असाइनमेंट भी दी। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं कि अगर आपके पास इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम है और आपके पास एक्सियल लोड के साथ साथ बेंडिंग मोमेंट भी आ रही है, तो उसका डिज़ाइन किस तरह से होगा। ठीक है, तो वहां पे जाने से पहले मैं पहले आपको ले जाता हूँ नेल्सन बुक पे। नेल्सन की बुक मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड की हुई थी क्लास में। ठीक है, आप में से हर एक के पास होनी चाहिए, अगर नहीं तो काइंडली आप आपस में शेयर कर लें। वो बड़ी आसानी के साथ छोटी सी साइज है उसका, और आप व्हाट्सएप के थ्रू भी एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, नेल्सन की बुक उठाएं और वहां पे कॉलम्स का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और आप बहुत इंजॉय करेंगे इसको। ठीक है, तो ये देखें, मैंने सोचा कि पहले आपको आगे ले जाने से बेहतर है कि मैं ये चीज़ समझा दूं कि कॉलम में मेन रिइंफोर्समेंट देखें। ये आपके पास मेन रिइंफोर्समेंट है। बाय द वे, आप कॉलम का साइज चेक कर लें कि ये आदमी एक अच्छा खासा हट्टा कट्टा, फॉर एग्जांपल अगर 5 फुट 9 इंच 10 इंच इसकी हाइट हो और अच्छे खासी इसकी बॉडी हो, तो ये इस कॉलम के आगे क्या लगा है। ठीक है, तो आप ये अंदाज़ा करें कि कॉलम्स कितने हैवी मटेरियल होते हैं। ये आपके पास मेन रिइंफोर्समेंट होती है। ठीक है, और ये आपके पास जो है, ये टाइज इसको बोलते हैं। ये देखिए, टाइज के दरमियान स्पेसिंग देखें। ठीक है, तो इसको टाइज बोलते हैं और इनको मेन रिइंफोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास नेल्सन की बुक है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये आप सारी देख लें, नेल्सन की बुक में ये सारा कॉन्सेप्ट है। ये वो पुरानी चीज़ है कि आपने एरिया ऑफ स्टील एन, जो आपके पास दोनों की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बेस पे होता है, उसके बदले आपने कितनी कंक्रीट आपके पास आएगी यहाँ पे। ठीक है, और फिर उसको आप इक्वल लेते हो और फिर आप उसके एक्शन को इसमें कॉर्पोरेट करते हो, और फिर आपके पास ये देखें वही इक्वेशन बनी है जो हमने अपने लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है, आपको नज़र आ रही है। और ये भी कहता है कि टाइड के लिए आप क्या यूज़ करोगे और स्पाइरल के लिए आप क्या यूज़ करोगे। ठीक है, स्पाइरल के लिए आपके पास फाइव इज इक्वल टू 0.75 है, एंड फॉर टाइट कॉलम आपके पास यहाँ पे क्या है, 0.65 है। ठीक है, और अल्फा इधर 0.85 है स्पाइरल के लिए, और टाइट के लिए 0.8। फिर ये वही चीज़ें लेटरल टाइज की और स्पाइरल्स की सारी रिक्वायरमेंट है। आई होप कि आप लोग इस बुक को गो थ्रू करेंगे और बहुत कुछ इसमें से आप निकालेंगे। फिर ये देखेंगे स्पाइरल में फेलियर कैसे होता है। फिर ये उसने आपको कंपैरिजन दिया हुआ है कि टाइट कॉलम, ये देखें यहाँ पे पहुंचे दोनों। ठीक है, यहाँ तक दोनों की स्ट्रेंथ बराबर थी, उसके बाद टाइट कॉलम देखिए कैसे सडनली ड्रॉप डाउन हो गया, फेल हो गया। ठीक है, जबकि स्पाइरल कॉलम देखिए उसके बाद कितनी आपको डक्टिलिटी दे रहे हैं। कहते हैं ये एसीआई की जो रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, वो याद है आपको 1 इंच और 3 इंच वाला। कहते हैं अगर आप उससे ज़्यादा स्पेसिंग रखते हैं और लाइट स्पाइरल करते हैं, फिर भी कहते हैं ये इतनी दूर जाता है। ये देखें, इसका फेलियर चेक करें और इसका देखें। ठीक है, इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेंथ देखें और इसका उससे 5 टाइम्स ज़्यादा है। और ये एसीआई वाली स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन, और अगर आप उससे ज़्यादा हैवी स्पाइरल कर दें तो कहते हैं कितनी उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो नो डाउट कि स्पाइरल की एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है शील्ड में इनकॉर्पोरेट करना। ये है वो चीज़ जिसको हम कहते हैं इसेंट्रिक कॉलम, जिसमें आपके पास कंप्रेशन प्लस बेंडिंग ऑफ रेक्टेंगुलर कॉलम होता है। ठीक है, और इसको आपने, जो नेल्सन की बुक है उसका चैप्टर 8 है और सेक्शन 8.3 है, उसमें आप जब जाएंगे तो आपको चीज़ें नजर आएंगी। ये चीज़ मैं आपको क्लास में भी समझाता था, आपको याद है। ये असल में वो फिगर है, आप देखें जहन में, ये आपका कॉलम है। ठीक है, आप हजरात को नजर आ रहा है, और ये उसका क्या है, सेंट्रॉइडल एक्सिस बोल दें, आप उसको सेंट्रॉइड बोल दें। इधर से एक डिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी ई। ठीक है, इतने डिस्टेंस के ऊपर आपके पास ये लोड एक्ट कर रहा है। सही है, इस लोड को जब आप यहां पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास एक मूवमेंट जनरेट होगी। यही लोड यहां पे एक्ट कर रहा है, और अलोंग विद अ मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान में रखें। तो इस लोड की वजह से इस कॉलम में क्या होगी, कंप्रेशन, यूनिफॉर्म कंप्रेशन जनरेट होगी। ठीक है, इस पूरे सेक्शन में यूनिफॉर्म कंप्रेशन, और इस मूवमेंट की वजह से
इस सेक्शन में कंप्रेशन और इस सेक्शन में टेंशन। नाउ डिपेंड करता है कि आपके पास ये मूवमेंट कितनी है, वो इस डिस्टेंस पे होता है। देखिए अगर P आपके पास यहाँ पर है तो ये मूवमेंट कम होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर ये P आपके पास यहाँ पे आता है तो ये मूवमेंट आपके पास बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि M इज इक्वल टू P इंटू ई। तो आपके पास मूवमेंट डिपेंड करती है P पे और आपके पास डिस्टेंस पे, सही है। तो आपके पास जो ये डायग्राम है, ये देखें, पी एन इंटू दिस ई, ठीक है। ये आपके पास डिफाइन करता है कि आपके पास कितने सेक्शन में कंप्रेशन आ रही है और कितने सेक्शन में आपके पास टेंशन आ रही है। और जाहिर बात है टेंशन में आपकी कंक्रीट जो है वो क्या होती है, वो जीरो हम उसको कंसिडर करते हैं, और सारे के सारे स्ट्रेसेस कौन लेते हैं, स्टील लेते हैं, ठीक है। तो अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम, तो मैकेनिक्स को समझते हैं, वही नेल्सन की बुक से भी आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा जूम इन करके आपके लिए चीज़ों को रखा हुआ है, और ताकि पॉइंट बाय पॉइंट हम जा सकें इसको। वो बुक मैंने आपको दिखा दी है, प्लीज़ उस बुक को भी गो थ्रू करें, आपको बहुत डिटेल में चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कॉलम सब्जेक्टेड टू इसेंट्रिक लोड पी यू। ये देखें आपके पास इसेंट्रिक लोड है पी यू, ठीक है। इसेंट्रिक का क्या मतलब है, एट अ डिस्टेंस ई। देखिए अच्छा, ये अलोंग एक एक्सेस के एक्ट कर रहा है, सही है, दो एक्सेस के नहीं कर रहा है, यानी कि ये वाई एक्सेस के सॉरी एक्स एक्सेस के ऊपर लाई कर रहा है, वाई एक्सेस एट अ डिस्टेंस ई एक्स वही लाई कर रहा है, सही है। द लोड विल आल्सो प्रोड्यूस बेंडिंग मोमेंट एम यू। तो कहते हैं कि ये लोड जो है आपके पास, ये बेंडिंग मोमेंट एम यू भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जब आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो आपके पास ये इफेक्ट आएगा। ये मैं आपको पिछली स्लाइड सॉरी बुक में समझा चुका हूँ कि पी यू भी आपके पास एक्ट कर रहा है और एम यू भी एक्ट कर रहा है आपके पास, और एम यू किस चीज के बराबर है, पी यू इंटू ई एक्स, सही है। Therefore, the column is subjected to an axial load Pu and bending moment Mu, which is equal to Pu into E. To avoid failure, आपके पास यहाँ पे दो क्राइटेरियाज होंगे, phi Pn should be greater than or equal to Pu। एक तो आपके पास कहता है कि ये चीज होनी चाहिए, दूसरा कहता है आपके पास ये Mu की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आ गई है, सही है। तो इसकी रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना आपकी जिम्मेदारी। तो पहली रिक्वायरमेंट जो आपकी Pn की है कि phi Pn शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू Pu। तो कहते हैं कि Pn आपके पास किस चीज़ के इक्वल है। देखिए यहाँ पे आप इसको गौर से, ये आपके पास कॉलम है, कॉलम का क्रॉस सेक्शन शो किया गया, ठीक है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस है इसके, और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये लोड देखें, ये बिल्कुल इसके एक्स एक्सिस के ऊपर है, देख रहे हैं आप, इसका एक्स एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस नहीं है। जबकि वाई एक्सिस ये जो है, ये वाई एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है वो अलोंग किस है, एक्स है। तो इसको इसने क्या नाम दिया है, ई एक्स। अब आपको समझ आएगा ई एक्स क्यों नाम दिया है। वाई एक्सिस इसका डिस्टेंस जीरो है, ये वाई एक्सिस के ऊपर सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस और इसके ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने ई एक्स का नाम दिया है। तो आपके पास जो बनेगा, क्या बनेगा आपके पास, जो कॉम्बिनेशन बनेगा, एक तो देखिए इसकी वजह से आपके पास बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रही है। बेंडिंग मोमेंट किस तरह से जनरेट हो रही है, बेंडिंग मोमेंट की वजह से इस आधे में आपके पास कंप्रेशन आ रही है और इस आधे में आपके पास टेंशन आ रही है। तो ये देखें आपके पास इस तरफ आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेन है और इस तरफ आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन है। अब विटनीज ब्लॉक आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होगा, ये हमने विटनीज ब्लॉक डायरेक्टली ड्रॉ कर लिया है, और डेप्थ ऑफ विटनी ब्लॉक स्मॉल a है विच इज इक्वल टू बीटा 1c। इसकी जो विड्थ होती है वो आपके पास 0.85 सी प्राइम होती है। यहाँ पे देखें आप, और से देखें, आपको एक चीज नजर आएगी कि ये है सी सी, ये देखें आपको नजर आ रहा है सी सी, ठीक है। विट व्हाट डज इट मीन्स कि जो आपके पास ये जो कंप्रेशन ब्लॉक है ना, इसकी कैपेसिटी, ठीक है, यानी कि कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन में आपके पास उसकी एक कैपेसिटी है विच दे आर कॉलिंग एज सी सी, सही है। और ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये एक बार है स्टील का और ये दूसरा बार है स्टील का, और इस स्टील को, इस लाइन की जो स्टील है इसको इसने क्या नाम दिया हुआ है, AS1। तो कहते हैं ये जो आपके पास CS है, नजर आ रहा है आपको बच्चों, ये CS जो है ये भी आपके पास कहता है कि ये वाली स्टील भी कंप्रेशन में है, जबकि यहाँ पे जो स्टील है ये क्या है, ये टेंशन में है, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज कि कंप्रेशन में आपके पास ये कंक्रीट भी कर रही है काम और ये वाली स्टील भी, ये देखें ये इस हिस्से में सारी की सारी कंक्रीट और ये दो स्टील, जबकि टेंशन में आपके पास सारी की सारी कंक्रीट हमने क्या कर दिया है, जीरो अज्यूम कर लिया कि कोई कंक्रीट नहीं है, फेल हो चुकी है, और स्टील सिर्फ इसको रेजिस्ट कर रही है।
तो कहते हैं कि अगर हम इक्विलिब्रियम भी देखें, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, तो देखें सी एस भी ऊपर है, सी सी भी ऊपर है और टी नीचे है। तो ये देखें यहाँ पे सी सी प्लस सी एस माइनस टी, ये आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है और कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सही है, ये इधर से आए हैं। वेयर सी सी का आपको पता है कि 0.85 एफ सी प्राइम इंटू ए बी, मेरा ख्याल है ये तो आपको ज़बानी याद हो जाने चाहिए, बीम में हमने इतना यूज़ किया। ठीक है, सी एस कंप्रेशन में जो स्टील है आपके पास ए एस वन है इंटू एफ एस वन, और टी में आपके पास जो है ए एस टू है और एफ एस टू। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद होगा कंसेंट्रिक में हमने ये अज्यूम किया था कि आपके पास सारे का सारा सेक्शन सिर्फ कंप्रेशन में होता है, उसकी वजह से आपके पास कंक्रीट जो है वो 0.003 के ऊपर पहुंच जाती है, तो स्टील ऑलरेडी यील्ड कर गई, इसलिए वहां पे हम डायरेक्ट एफ वाई ले लेते थे। याद है आपको मैकेनिक्स कंसेंट्रिक की? इसेंट्रिक में आपके पास देखिए आधा सेक्शन टेंशन में चला गया, आधा कंप्रेशन में चला गया, तो हमें नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ पर है, हमको कुछ नहीं पता। ठीक है, जस्ट फॉर द फन। सो पी एन आपके पास जो फार्मूला को क्या होगा 0.85 एफ सी प्राइम इंटू ए बी, ये आ गया, ए एस वन इंटू एफ एस वन ये आ गया, माइनस ए एस टू एफ एस टू, और माइनस मैंने आपको बता दिया किस वजह से, टेंशन की वजह से। ये आपके पास है इक्वेशन वन। ठीक है, जिसमें आपने कंप्रेशन को प्लस लिया हुआ है और टेंशन को माइनस लिया हुआ है। सही हो गया। यहाँ पे अभी तक आपको ये नहीं पता कि कंप्रेसिव स्टील यील्ड कर गई है कि नहीं और टेंसाइल स्टील यील्ड कर गई है कि नहीं। सही है, इसलिए एफ वाई की जगह हमें क्या यूज किया हुआ है, एफ एस वन एंड एफ एस टू। अच्छा जी, तो पहली इक्वेशन आपने देख ली जो कि पी यू के ऊपर थी। ठीक है, कि आपका पी एन जो है 5 पी एन जो है वो पी यू से ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और उसमें आपने सिंपल क्या लिया कि सी एस सी सी और टी लिया। ठीक है, आपने कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं ली। अब दूसरी रिक्वायरमेंट आपके पास क्या, आपके पास 5 mn इज इक्वल टू एम यू, ग्रेटर देन होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, mn विल बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग मूवमेंट अबाउट सेंट्रॉइड। तो कहता है कि हम सेंट्रॉइड के अबाउट जो है तो वो मूवमेंट लेंगे और उधर से हमें mn की वैल्यू पता चलेगी। तो देखिए यहाँ पे आपके पास टेंशन है। आपको याद है हमने डबली रीइंफोर्स्ड बीम पढ़ी थी, तो डबली रीइंफोर्स में क्या होता था कि आपके पास जो टेंशन रीइंफोर्समेंट है उसका एक कपल एक्ट करता है कंक्रीट के साथ और उसका दूसरा कपल एक्ट करता है स्टील के साथ। याद है, डी माइनस डी डैश आपके पास वो कंप्रेसिव स्टील के साथ होता था और डी माइनस ए बाई टू आपके पास किस चीज के लिए होता था? वेरी गुड, वो आपके पास होता था कंप्रेसिव ब्लॉक ऑफ कंक्रीट के लिए। तो सेम इज द केस ओवर हियर। यहाँ पे देखें आप, सी सी जो कि आपके पास कंक्रीट है, तो आपके पास कहते हैं कि h बाई टू क्या है, ये देखिए ये आपके पास टोटल h है और हाफ इसका क्या हो जाएगा h बाई टू, यानी कि दिस डिस्टेंस माइनस a बाई टू। तो आपके पास सी सी से लेकर सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा, h बाई टू माइनस a बाई टू। ठीक है, तो सी सी इंटू दिस प्लस सी एस, ये देखिए ये जो है तो h बाई टू माइनस डी डैश। ठीक है, प्लस टी का भी आपने वही चीज की है, क्या चीज की है, h बाई टू माइनस डी डैश। क्यों डी डैश की है, क्योंकि ये डिस्टेंस भी आपका डी डैश ही है और इसका फॉर एग्जांपल ये जो फोर्स है इसका सेंट्रॉइड तक जो डिस्टेंस है वो हाफ एच में से आपने कितना माइनस कर दिया, ये डिस्टेंस माइनस करा बाहर वाला, तो ये डिस्टेंस आपके पास रह गया। अब इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, आप इस टेंशन ना लें। खैर, वेयर सी सी आपको पता है क्या है, सी एस आपको पता है क्या है और टी आपको पता है क्या है, ये हम पिछली स्लाइड पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, वहां पे देखें आपके पास सिर्फ ये कंपोनेंट थे सी 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 एस टी, अंदर साथ में ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। याद है आपको, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गया और वो आपके पास मूवमेंट्स बन रही हैं। सो कंटिन्यू करते हैं, वहां पे वैल्यूज पुट करते हैं, एम यू एम एन की जगह एम यू आ जाएगा तो यहाँ पे फाई आ जाएगा। अभी भी हमने सी 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 एस और टी की वैल्यूज पुट नहीं की। ठीक है, अब कहते हैं जैसे कि आपको पता है कि ये हमने ए एस वन और ए एस टू बराबर थे, दो बार्स आपके पास टेंशन साइड पे थे, दो कंप्रेशन में थे और साइज बार्स का सेम था, तो इसलिए वो ए एस हो गया। तो कहते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो है सी एस जो है तो वो ए एस टू ए एस वन था, टी जो था तो वो ए एस टू था। ठीक है, तो वो सेम हो गया। तो कहते हैं यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुट करेंगे उनकी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखिए फाइव एज इट इज आ गया। सी सी की क्या वैल्यू थी 0.85 एफ सी प्राइम ए बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपने h बाई टू और a बाई टू में से 1 बाई टू कॉमन निकाल दिया बाहर और 0.85 डिवाइडेड बाई 4 कर दिया। ये देखिए 0.85 डिवाइडेड बाई 2 सिंपल।
आपके पास ये क्या बच गया 0.425, ये आपके पास आ गया 0.425। एफ सी प्राइम ए बी इंटू एच माइनस ए डिवाइडेड बाई टू किधर चला गया, वो डिवाइड बाई टू बाहर आके इस 0.85 के नीचे डिवाइड हो गया, ठीक है। प्लस सी एस की जगह ए एस, उसका मल्टीप्लाई बाई क्या होता है एफ एस वन, सही है। और टी की जगह क्या होता है, अच्छा सी एस की जगह क्या था ए एस वन था, उसकी जगह हमने क्या लिया, ये देखें ए एस वन इज इक्वल टू ए एस। टी क्या था ए एस टू था, ए एस टू भी क्या है ए एस के इक्वल है, तो दोनों को हमने ले लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया। ए एस इंटू क्या था एच बाई टू माइनस डी डैश, दोनों का सेम है, ये भी सेम आ गया, इनटू ब्रैकेट में एफ एस वन प्लस एफ एस टू, यानी ये सारी की सारी जो टर्म है ये एफ एस वन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास ये चीज बन जाएगी, और ये एफ एस टू के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये चीज बन जाएगी। अच्छा, एक मजे की बात आप लोगों ने यहाँ पे ये देखनी है कि जब हम फोर्स की बात कर रहे थे, पी यू की बात कर रहे थे, तो सी सी भी प्लस था, सी एस भी प्लस था, टी माइनस था, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शंस ऑपोजिट थी। फोर्स के केस में हम डायरेक्शंस देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, तो आपने देखा होगा कि सी सी भी आपके पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट कर रही थी, सी एस भी एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरी तरफ जो टी था वो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो तीनों मूवमेंट्स की डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, इसलिए तीनों को हमने पॉजिटिव लिया हुआ। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, इसी मैकेनिक्स को कंटिन्यू करते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इक्वेशन वन एंड टू बी, अभी जो पीछे हमने पढ़ी है ये आगे उन्होंने प्रोड्यूस भी कर दिए हैं, ये देखें नीचे। इक्वेशन वन क्या थी आपके पास, जो पी यू के लिए थी, याद है आपको, मैंने आपको कहा था कि सी सी और सी एस प्लस थे और टी माइनस था, ये ठीक है, ये इक्वेशन वन है। और टू बी जो थी आपके पास अभी अभी जो हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ी है, ये देखिए 0.85 को 2 पे डिवाइड किया था, ठीक है। तो कहते हैं कि ये याद रखें, ये जो हमने अभी डिराइव किए ये इक्वेशंस, ये टू लेयर ऑफ रिइंफोर्समेंट के लिए। देखें टू लेयर्स का क्या मतलब है, एक ये लेयर है जिसमें आपके पास दो बार्स हैं और वो कंप्रेशन साइड पर हैं, एक ये लेयर है जिसमें आपके पास दो बार्स हैं और वो टेंशन साइड पे है। अगर यहाँ पे आपके पास इस लेयर में इधर एक और लेयर आ जाए, फॉर एग्जांपल इधर बार्स आ जाए, तो ये तीसरी लेयर होगी और उसके लिए आपके पास इक्वेशंस नहीं होंगी, फिर इधर आपको और टर्म्स ऐड करनी होंगी, सही है। और इंटरमीडिएट लेयर्स देखो, कहते हैं अगर आपके पास यहाँ पे लेयर्स आ गई बीच में जितनी भी, द corresponding terms with as shall be added in the equations, सही हो गया। तो कहते हैं कि या तो वो आपका कंप्रेशन साइड पर होगा या वो आपका टेंशन साइड पर होगा, तो कहते हैं प्लस माइनस उसको इधर भी ऐड करते जाना और इधर भी उसको आपने ऐड करते जाना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब वो इक्वेशन तो हमारी समझ में आ गई है, लेकिन एक चीज़ है कि हमें ये नहीं पता कि स्टील वन में एफ एस ए एस वन में आपके पास कितने स्ट्रेस होगा, जिसको हमने एफ एस वन का नाम दिया है, और ए एस टू में जो कि टेंशन साइड पर है आपके पास कितना एफ एस टू होगा, सही है। एफ एस वन और एफ एस टू, कंप्रेशन स्टील में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस और टेंसाइल स्टील में टेंसाइल स्ट्रेसेस कैसे फॉलो फाइंड करेंगे, कहते हैं कि इन फार्मूला से। स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है, ये देखें, ये जो आपके पास कंप्रेशन साइड है इसको ध्यान में रखें। अच्छा, वो आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ है कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के जरिए से ही हम ये करते हैं। तो ये देखें, ये स्ट्रेन आपके पास डायग्राम है कंप्रेशन साइड पे, एप्सिलॉन एस वन, ये जो आपके पास छोटी वाली लाइन है ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय इसकी बेस, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, सी है, ऊपर देखें आपको नजर आ रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, डी डैश है। तो ये बाकी डिस्टेंस कितना बचेगा, बड़े वाले सी में से ये डी डैश माइनस करें तो ये अंदर वाला बचेगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू एप्सिलॉन यू, ये वाला है, ये वाला परपेंडिकुलर डिवाइड बाय ये वाली बेस जो कि सी है। तो इस फार्मूले से आपके पास आ जाएगा स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील, ठीक है। एप्सिलॉन एस वन इज इक्वल टू एप्सिलॉन यू इंटू सी माइनस डी डैश डिवाइडेड बाई सी। तो उधर से आपके पास एफ एस वन आ जाएगा, सिंपली इस एप्सिलॉन को ई से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास स्ट्रेसेस इन कंप्रेशन स्टील का ये फार्मूला आ जाएगा, सही है। इसको आपने जहन नशीन रखना है और ये कोई मुश्किल नहीं है, ये सिंपल सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है। सिमिलरली ये देखें, टेंसाइल साइड पे जो आपके पास होगा वो भी आपके पास सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स से आएगा। ये है आपके पास स्ट्रेसेस इन टेंसाइल स्टील, और ये भी जिस तरह मैंने आपको कहा, देखें कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, दिस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय दिस बेस। अब आपके पास यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है डी, और ये वाला है सी, तो डी में से ये सी माइनस करे तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो डी माइनस सी इज इक्वल टू ये दूसरा ट्राइंगल एप्सिलॉन यू डिवाइडेड बाई सी।
तो यहाँ पे जो आपके पास फार्मूला बनेगा वो ये वाला होगा टेंसाइल स्ट्रेसेस के लिए। तो बस दोनों फार्मूलाज डायरेक्ट पुट करते जाओ वैल्यूज, आपके पास आता जाएगा कि कौन सा आपके पास यील्ड कर गया है और कौन सा यील्ड नहीं कर गया। याद रखें कि ये वैल्यूज अगर तो एफ वाई से कम है तो आप इन वैल्यूज को यूज करेंगे, और अगर ये एफ वाई से ज्यादा है तो फिर आप क्या यूज करेंगे, एफ वाई। वेरी गुड। तो मैकेनिक्स में आगे चलते हैं कि डिजाइन बाय ट्रायल एंड सक्सेस मेथड। ठीक है, तो आपने इक्वेशंस दोनों देख लिए हैं। एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स में, और स्पेशली जब हम फिजिकल कैंपस में थे तब हमने डिस्कस किया था, सिंगली रीइंफोर्स्ड फ्लेक्सुरल मेंबर कैन बी डिजाइंड बाय ट्रायल एंड सक्सेस मेथड। याद है आपको, लेट ए इज इक्वल टू 0.2 डी, उसको स्मॉल ए को उठा के हम ए एस में पुट करते थे, ए एस को फिर हम ए में पुट करते थे, जब तक कि ट्रायल एंड सक्सेस से आपके पास दोनों वैल्यूज सेम ना आ जाएं। याद होगा आपको बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, सो ये दो इक्वेशंस की आपके पास देखें, ए एस की और स्मॉल ए की। इन द सेम वे कहता है कि इसी तरीके से इक्वेशंस 1 एंड 2 भी, अभी जो हमने पिछली स्लाइड पे और ये नीचे भी गिवन है, देखें इक्वेशन 1 जो कि पी यू के लिए गिवन है, और इक्वेशन 2 भी जो कि आपको एम यू के लिए गिवन है, may be used for design of RC member subjected to compressive load with uniaxial bending। ठीक है, तो कहते हैं कि जैसे आपके पास बीम में, जिसको आप फ्लेक्सुरल मेंबर कहते थे, आप ये दो इक्वेशंस यूज करते थे ट्रायल एंड एरर या ट्रायल एंड सक्सेस मेथड में, याद है। इसी तरह कहते हैं कि आपके पास ऐसा कॉलम कि जिसमें एक डायरेक्शन में बेंडिंग मूवमेंट भी हो रही हो, तो आप ये दोनों इक्वेशन इस्तेमाल करके ट्रायल एंड सक्सेस मेथड के जरिए से उसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके पास यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील भी नहीं है, यहाँ पे आपके पास ए भी नहीं है। ठीक है, एक बात जो कहते हैं कि चेंज है वो ये कि हाउएवर अनलाइक इक्वेशंस फॉर बीम, बीम में आपके पास जो एफ एस था वो आप एफ वाई लेते थे। ठीक है, आपको याद है ए एस एफ वाई, हर जगह आप ए एस एफ वाई। हेयर वी डोंट नो वैल्यूज ऑफ एफ एस वन एंड एफ एस टू, यहाँ पे हमें एफ एस वन और एफ एस टू की वैल्यूज का नहीं पता, इसलिए हम एफ वाई डायरेक्ट नहीं ले सकते, बल्कि जो हमने अभी सिमिलर ट्राइंगल्स के जरिए से स्ट्रेन्स मालूम किए और स्ट्रेन्स के जरिए से हम एफ एस वन और एफ एस टू फाइंड किया करेंगे। ठीक है, सो ये वो आपके पास वैल्यूज हैं, एफ एस वन इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन एस वन, और उसका भी हमने ये फार्मूला डिराइव किया, एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू एफ वाई। अगर ये एफ वाई के इक्वल है या ग्रेटर है तो फिर आप एफ वाई लेंगे। सही है, ये दोनों इक्वेशन हमने पढ़ी है। यहाँ पे एप्सिलॉन यू की जगह क्या पुट करते हैं, 0.003, बाकी वैल्यूज सेम। सो कहते हैं कि आपके पास एफ एस वन और एफ एस टू की वैल्यूज आ गई हैं, इनको कहते हैं जब आप पुट करेंगे तो कहते हैं आपके पास इक्वेशन 1 ये बन जाएगी, काफी बड़ी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ये वही इक्वेशन 1 है जो पिछली स्लाइड पे छोटी सी थी, इसमें अब आपने क्या चीज पुट कर दी है, एफ एस वन और एफ एस टू की वैल्यूज पुट कर दी, ये देखें। ठीक हो गया। नाउ इक्वेशन 1 जो कि अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखी, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ सी फॉर पर्टिकुलर डिमांड पी यू एंड अज्यूम्ड ए एस। तो कहते हैं कि आपके पास जो पिछली स्लाइड पे इक्वेशन 1 थी उसको कहता है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया है सी के अगेंस्ट। ठीक है, देखें सी स्क्वायर प्लस सी माइनस कॉन्स्टेंट, आपको याद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मेट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपके पास सी है, ये देखें जिसके ऊपर स्क्वायर हो फिर 1 हो और फिर 0 हो, तो 3 आपके पास सी की वैल्यूज हैं। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आपके पास ए एस की वैल्यू होनी चाहिए, तो इसलिए उसने कहा कि अज्यूम्ड ए एस। ठीक है, however such approach will not be convenient because the check that stresses in reinforcement layers fs1 and fs2 shall not exceed fy cannot be applied in the above equation। तो कहते हैं कि आपके पास वो जो चेक्स थे वो इस इक्वेशन में अप्लाई नहीं हो सकते, fs1 और fs2 वाले, कि वो fy से कम है, ज्यादा है, इक्वल है, क्या है। ठीक है, तो ये कहते हैं कन्वीनियंट नहीं है कि ये अप्रोच इस्तेमाल की जाए। एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कहते हैं कि आपके पास अगर एम यू है 40 फीट किप, पी यू है 145 किप्स, एरिया ऑफ स्टील है 0.88 स्क्वायर इंचेस, एफ सी प्राइम 3 के एस आई, बी और एच दोनों यानी कि स्क्वायर कॉलम में 12 इंच है, डी आपके पास 9.5 इंच हो गई है, 12 में से आपने कितना माइनस किया, 2.5। ठीक है, टी डैश आपके पास 2.5 है, देखें एक 2.5 है और एक 9.5 है। सी कम्स आउट टू बी 6.08। कहते हैं कि ये सारी वैल्यूज अगर आपके पास हैं तो पिछली स्लाइड पे जो हमने अभी इक्वेशन देखी थी उसमें जब आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सी की क्या वैल्यू आएगी, 6.08 इंचेस। सो फॉर दिस सी fs1 and fs2 shall be less than or equal to fy।
सही है। सो FS1 के फार्मूले में जब आपने वैल्यू पुट की तो वो आ रहा है 51 KSI। कहते हैं कि ये ग्रेड 40 के लिए, देखिए यहाँ पे आपके पास स्टील कौन सी थी, ग्रेड 40 थी। अच्छा यहाँ पे नहीं गिवन, लेकिन ये हमने कौन सी स्टील दी थी, ग्रेड 40 स्टील दी थी, ठीक है। तो कहते हैं कि 51 की ऐसा ही आपके पास 40 से ग्रेटर आ रहा है। सिमिलरली FS2 जब आप लेंगे वो भी कहते हैं कि 49 की ऐसा ही है, ये भी आपके पास ग्रेटर देन 40 की ऐसा ही आ रहा है। सही है। तो इधर से कहता है कि आपके पास क्या चीज़ हो जाएगी कि ये वैल्यूज जो आपके पास आ रही हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रही कि दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू FY विच इन दिस केस इज 40 KSI। तो इस एग्जांपल से क्या हमने लिया, इट मींस दैट एवरी टाइम व्हेन वी ऑब्टेन वैल्यू ऑफ सी, जब भी हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सी की वैल्यू निकालेंगे, वी हैव टू चेक स्ट्रेसेस इन स्टील एंड ओनली दैट वैल्यू ऑफ सी विल बी यूज्ड व्हेन FS1 एंड FS2 आर लेस देन और इक्वल टू FY। तो कहते हैं कि हम जो अभी देखिए पिछली एग्जांपल में हमने सी की वैल्यू ली और हमने उनको FS1 और FS2 को चेक किया और वो लेस देन FY नहीं थे, तो कहते हैं हम सिर्फ सी की वो वैल्यू उठाएंगे कि जिसमें आपके पास FS1 और FS2 क्या हो, less than or equal to F5 होने चाहिए। Therefore, this method of trial and success will not work in members subjected to axial load and flexure together. We now look at another approach. तो कहते हैं कि आपके पास इसेंट्रिक कॉलम में कि जिसमें आपके पास एक्सियल लोड भी है और आपके पास बेंडिंग मोमेंट भी है इकट्ठे, कहते हैं वहां पे आपके पास ये मेथड जो है वो कारगर साबित नहीं होता और ट्रायल एंड सक्सेस मेथड को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए हमें और अप्रोच इसको देखना होगा। ठीक है। तो ये एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब आप दूसरी अप्रोचेज अभी आगे पढ़ेंगे तब आपको ये जहन में आपके क्वेश्चन आएगा कि भाई हमने बीम के डिज़ाइन में पढ़ी थी जो चीज़, उसको सिंपल यूज़ कर लेते तो क्या था। तो पहले आपको ये समझाया है कि देखें जिस तरह आपने बीम को डिज़ाइन किया है उस मेथड से आप कॉलम को डिज़ाइन नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके लिए अपनी अप्रोचेज हैं और वो अब हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, कौन से कॉलम के लिए, उस कॉलम के लिए कि जिसमें फ्लक्चरल स्ट्रेसेस हैं, क्योंकि बीम फ्लक्चरल मेंबर है ना, तो कॉलम में भी यूनिएक्सियली फ्लक्चर आ गया है, तो इसीलिए जो है तो ये क्वेश्चन एड्रेस करना जरूरी था कि जब दोनों में फ्लक्चर है तो फिर इसको उस तरह क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि इसमें जो आपके पास एक्सियल स्ट्रेसेस है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये मेथड यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता।